हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्टोमक में फूड का डाइजेशन किस तरह से हो रहा था। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो फूड को डाइजेस्ट करता है और कहाँ करता है। डायग्राम जो हम लोगों ने पहले भी देखा है, तो लेट्स हम लोग देखें कि यहाँ फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका था। फिर से अगर रिमाइंड करें तो हम लोग फूड यहाँ पे एसिडिक था और यहाँ से निकलने के बाद ये फूड जो है ये मूव कर रहा था और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट वाज द डियोडनम, यानी कि स्टोमक से फूड निकलकर जो है वो डियोडनम में जा रहा है। यहाँ पर इसी डियोडनम में जो है ये गॉल ब्लैडर हम लोग देखें, यहाँ पे इस गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइल डक्ट, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बाइल डक्ट। एंड जैसे ही ये थोड़ा देर और आगे बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तब उसके साथ चूंकि इस एरिया में पैनक्रियाज आर फाउंड इनफोल्डेड, वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स यानी स्टोमक के नीचे और इंटेस्टाइन्स के बीच में वो जो है वो फोल्ड में वो पाया जाता है, यानी कि इस रीजन में हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से भी डक्ट निकलकर वो इस बाइल डक्ट के साथ वो कनेक्ट होता है। तो बाइल डक्ट के साथ कनेक्ट होने के बाद उसको हम लोग कहते हैं बाइल कॉमन डक्ट। तो फिर ये कॉमन डक्ट होने के बाद यानी कि अब उसमें बाइल जूस भी है और ये पैनक्रियास जो है वो स्टोमक के नीचे और इंटेस्टाइन्स के इन बिटवीन फोल्ड में वो पाया जाता है और यहाँ से इसका डक्ट निकलकर इस बाइल डक्ट के साथ मिल जाता है, जिसे फिर हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट जो है कॉमन बाइल डक्ट वो ओपन होता है इंटरनली इस डियोडनम में, और डियोडनम में यानी कि पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है वो इस डियोडनम में आकर मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, द फूड इज कमिंग फ्रॉम द स्टोमक विच हैज एसिडिक नेचर, और पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो एसिडिक नेचर में कभी भी फूड पे एक्ट नहीं करेगा। वो उसे डाइजेस्ट करने के लिए, एक्ट करने के लिए उसे अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो जैसे फूड जो है वो डियोडनम में आया, बाइल जूस जो है जो कि गॉल ब्लैडर से आ रहा है, बाइल जूस हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं इसके फंक्शन में कि दैट इमल्सिफाइज द फैट। इसका दो ही फंक्शन है, इट इमल्सिफाइज द फैट एंड द सेकंड वन इज कि ये जो है provides the alkaline medium so that pancreatic juice can act on the food और वो फूड को डाइजेस्ट कर सके। फिर यहाँ पर हम लोग चूंकि देखे हैं ऑलरेडी, हम लोग पैनक्रियाटिक जूस के फंक्शंस में देख चुके हैं कि किस तरह से पैनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स एंड ट्राई मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड्स। नेक्स्ट फिर ये डियोडनम से होते हुए जो है फूड चला आता है फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फाइनल डाइजेशन होता है फूड का और यहीं पर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। ओके, अब हम लोग फाइनली देखेंगे कि किस तरह से फाइनल डाइजेशन जो है फूड का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के इलियम में। तो इलियम में देखें कि हाफ ऑफ द इलियम इज इंगेज्ड विद द डाइजेशन ऑफ द फूड एंड हाफ ऑफ द इलियम इज इंगेज्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट डाइजेस्टेड फूड। तो इलियम में चूंकि ये इसको कहते हैं कि इंटेस्टिनल ग्लैंड और उसी को कहते हैं सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं उसको। तो सक्कस इंटेरिकस सक्कस इंटेरिकस में जो है वो कौन कौन सा एंजाइम्स होगा और वो किस किस फूड को डाइजेस्ट करेगा। सबसे पहले इरेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन के इंटरमीडिएट और पार्शियल डाइजेस्टेड कंपोनेंट को और फाइनली उसको ब्रेक डाउन करेगा एमिनो एसिड्स में। जैसे हम लोग देखे थे कि स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था और वहां पर जो है प्रोटीन के डाइजेशन में और स्टोमक में जो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होकर पेप्टाइड, पेप्टोड, पेप्टोन ये सब इंटरमीडिएट फॉर्म है और ये एक सीरीज में नहीं होता, एक्चुअली ये रिएक्शन जो है वो कई सीरीज में होता है। बट
अभी हम लोगों को यहाँ पर एक ही सीरीज में देखना है कि कैसे वो कन्वर्ट हुआ। तो सिंपली प्रोटीन कन्वर्ट हुआ पेप्टोड, पेप्टाइड, पेप्टोन के फॉर्म्स में, और अब उसी पेप्टोड, पेप्टोन वगैरह को फाइनली कन्वर्ट करता है इरेप्सिन जो है वो एमिनो एसिड्स के फॉर्म में, एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड जो है ये इरेप्सिन किस पर काम किया, आप फाइनली आप लिख सकते हो, कोई भी एक लिख लो, दैट इज पेप्टोन और पेप्टाइड, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपका करेक्ट होगा, पेप्टोन या पेप्टाइड। सो ये फाइनल डाइजेशन हो गया। एमिनो एसिड इज द यूनिट ऑफ द प्रोटीन। तो हम लोगों को यहाँ पर प्रोटीन का यूनिट मिल गया एमिनो एसिड, दैट मीन्स की प्रोटीन इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड हियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइपेज। लाइपेज यहाँ पे हम कहें कि ये लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, ऑलरेडी वी नो। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि लाइपेज ऑलरेडी फैट को डाइजेस्ट किया है फैटी एसिड्स एंड ट्राई मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसराइड्स को, या ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में। फैटी एसिड विल नॉट बी फर्दर डाइजेस्टेड और कन्वर्टेड इनटू द सिम्पलेस्ट फॉर्म। फैटी एसिड्स के फॉर्म में होगा। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो उसका जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्शन होना है यहाँ पे। So this lipase will act on fatty acids and हम लोगों को क्या मिला था, 3 molecules of glycerides या triglycerides। तो उसी triglycerides को वो monoglycerides के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फैटी एसिड्स ही रह जाता है। यानी कि फैट इज फाइनली डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड मोनोमोलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइड्स। नेक्स्ट हम लोग देखें कि यहाँ पे फैटी एसिड्स यानी कि फैट और प्रोटीन जो है वो फाइनल ये 2 प्रोडक्ट में जाता है हम लोगों को। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो है वो कई फॉर्म होता है, लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज इज द फाइनल प्रोडक्ट, सॉरी। सो सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज है। तो स्टार्च वाज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। माल्टोज इज द इंटरमीडिएट फॉर्म वी कैन से। फिर उस माल्टोज को कन्वर्ट करना होता है हम लोग को ग्लूकोज में, यानी कि किसी भी फॉर्म में हम लोग शुगर को लें, उस शुगर को फाइनली कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में। तो इसके लिए जो एंजाइम्स यूज होंगे, जैसे माल्टेज, ये माल्टेज नाम से क्लियर है, माल्टेज है तो ये एक्ट करेगा माल्टोज पर। माल्टेज विल एक्ट ऑन माल्टोज और माल्टोज कन्वर्ट होकर क्या देगा, ग्लूकोज। अगेन फ्रक्टेज, याद रखेंगे एंजाइम जब भी होगा तो वो उसके नाम के आगे क्या है, एज लगा हुआ है। तो ये फ्रक्टेज विल एक्ट ऑन फ्रक्टोज और फ्रक्टोज टूट कर क्या देगा, ग्लूकोज। सुक्रेज विल एक्ट ऑन सुक्रोज और फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, ग्लूकोज। यानी कि ये किसी भी फॉर्म में रहेंगे, उनके वो पार्टिकुलर एंजाइम्स उस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को, सॉरी फॉर्म ऑफ शुगर को वो ब्रेक डाउन करेगा और फाइनली हम लोगों को देगा ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज हम लोगों को मिलना है। ग्लूकोज जो है ये इसका सबसे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द यूनिट ऑफ द शुगर और द स्टार्च और द कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से हम लोगों को मिल गया amino acids, fatty acids and triglycerides, not triglycerides and glucose। अब हम लोग देखेंगे कि ये डाइजेस्टेड फूड का अब क्या होगा। ओके, सो दिस डाइजेस्टेड फूड नाउ मूव टू दी टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, जहां पर फूड का डाइजेशन होगा। तो फूड का जो डाइजेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन के लिए ये इलियम जो है वो स्पेशलाइज्ड है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो गया है। इलियम के कुछ पार्ट्स में देयर आर अ फिंगर लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शन। जैसे ये जो है ये ट्यूब बन गया है इलियम का। अब इसके अंदर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह का है और ये फिंगर लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शन है और ये मिलियंस इन नंबर, दीज आर प्रेजेंट मिलियंस इन नंबर, इस तरह से। और इस इधर इस साइड से भी फिर ऐसा ही होगा, ये
ये स्पेस के हिसाब से मैं इसे इस तरह से अरेंज कर रही हूँ, अदरवाइज दोनों तरफ से साइज उसका एक जैसा ही होगा। तो अब क्या है कि डाइजेस्टेड फूड, चूंकि ये कैविटी था, ल्यूमेन था, ये फूड जो है वो इस तरह से चला आ रहा है। नाउ फूड विल मूव एंड कम टू इन कॉन्टैक्ट विद दिस विलाई, माइक्रोविलाई। इस फिंगर लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शन को कहते हैं माइक्रोविलाई, क्योंकि इसका साइज जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए इसको माइक्रोविलाई कह रहे हैं। तो ये माइक्रोविलाई इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। इसमें क्या है कि ये ब्लड कैपिलरीज जो है उसका जाल है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। जब भी किसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन या एब्जॉर्प्शन होना हो, एक्सचेंज होना हो, तो दोनों तरफ जो है मीडियम सेम होना चाहिए। मीन्स कि फ्लूइड मटेरियल है तो इधर भी फ्लूइड होना चाहिए, इधर भी फ्लूइड मटेरियल होना चाहिए, तभी उसका एक्सचेंज हो पाएगा, otherwise material will not be exchanged. So this fluid material contains a lot of, or their concentration of glucose, amino acids, fatty acids is higher in comparison to the blood. चूंकि कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड होगा, तो वहां पे इन सारी चीजों का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स, द सॉल्यूट्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। So this food particles or digested foods move inward to this microvilli, और माइक्रोविलाई कहने का मतलब है कि वो चला जा रहा है ब्लड कैपिलरीज में। ओके, ये माइक्रोविलाई का जो लेयर है, दिस इज मेड ऑफ द सिंगल एपिथेलियल टिश्यूज, और जो ब्लड कैपिलरीज है जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो भी बना हुआ है सिंगल एपिथेलियल टिश्यूज का। क्योंकि सिंगल लेयर है इसलिए उनके एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा हर्डल नहीं आता है, बहुत आसानी से मटेरियल अंदर और बाहर जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, और बाय दिस द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन मटेरियल्स आर एक्सचेंज। जो ज्यादा कंसंट्रेशन था वो अंदर की ओर चला गया, और जो बाहर आना था, ऐसा नहीं है कि ब्लड से कुछ नहीं बाहर निकलता, वो निकलता है, बट उनका जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो बहुत कम होता है। और इस तरह से डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो गया माइक्रोविलाई के जरिए, एंड ब्लड कैपिलरीज यानी कि डाइजेस्टेड फूड अब ब्लड में मिक्स हो चुका है। अब ये ब्लड मिक्स होकर इसे पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा। कैसे होगा वो हम लोग बाद के प्रोसेस में देखेंगे। सो नाउ दिस वाज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, एंड वन पॉइंट इज कि हम लोग देखे थे कि माउथ में जब फूड था, so that was masticated, not well masticated, whatever, so their nature was alkaline, the partial digested, and that food was called bolus। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं इसको। स्टोमक में द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड हैविंग एसिडिक नेचर वाज कॉल्ड काइम, एंड इन इलियम the final or the completely digested food which have the alkaline nature is called chyle. So bolus, chyme and chyle, आप इनका प्लेस आप नोट कर लो एक। नाउ फूड कम्स टू दी, ये फाइनल जो है ये इलियम था हमारा। अब यहाँ इलियम से ये अटैच है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग देखे थे कि 3 पार्ट था, दैट वाज द कोलोन एंड सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये जो एरिया है जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं सीकम, और उसका ऐसा कोई स्पेशल फंक्शन उसका नहीं है। और यहाँ से ये फूड आया और ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला आया। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आया उसका फर्दर माउथ में, एक का स्टोमक में और एक का इलियम में, हम लोग सिंपल इलियम ही कहेंगे। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं तो उसमें डियोडनम भी आता है, लेकिन डियोडनम में अगर फूड है तो उसे हम काइल नहीं कहेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आया उसका फर्दर कोई डाइजेशन नहीं होना है। अब वहां पे इस यानी कि कोलोन वाले रीजन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है, एंड इवन की जो माइक्रोबियल एक्शन भी जो होता है, जो हम लोग जानते हैं कि वी हैव अ गुड बैक्टीरिया इन आवर गट, तो वो गुड बैक्टीरिया जो है वो इसी कोलोन में पाया जाता है। जिस जगह पे ये सीकम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से मिल रहा होता है, ठीक उसी के साइड से एक ब्लाइंड इंडेड फिंगर लाइक आउटग्रोथ is formed, that is called appendix, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में अक्सर सुने होंगे कि किसी को अगर स्टमक पेन होता है उसे जांच की जाता है, सपोज कि when it was infected,
जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तब हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स हो गया। एक्चुअली वी से रॉन्गली, अपेंडिक्स हो नहीं गया, अपेंडिक्स सभी के पास होता है। डिजीज इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस एंड दिस ऑर्गन इज कॉल्ड अपेंडिक्स। इन herbivores animals and the animal, the wild animal जो है, जो रॉ फूड मटेरियल पर डिपेंडेंट है, उनका इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स जो है वो भी कभी रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट हुआ करता था, बट जैसे ही उसने खाने को कुक करके जो है वो खाना शुरू कर दिया, तब से उन्हें इतने लॉन्ग इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं पड़ने लगी और धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स में उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो साइज में रिड्यूस होता गया और उसका ये पार्ट जो है मींस दिस वाज फंक्शनल, कभी ये फंक्शनल था लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए अपेंडिक्स इन्फेक्टेड हो जाता है तब इसे क्या करते हैं, इसको सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए इसे क्या करते हैं, कट करके इसे बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब उसकी कोई जरूरत बॉडी में नहीं होती है और उससे बॉडी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। फिर इस पूरे ये जो पूरा एरिया है जैसे इस कोलोन, और इस कोलोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसी एरिया में जो है वो गुड बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी में B12 कॉम्प्लेक्स का जो है वो फॉर्मेशन करता है, दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। फिर ये डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड और द रेसिडुअल ऑफ डाइजेशन is stored temporarily in the rectum. Rectum is also the part of the large intestine. इस rectum में temporarily इस undigested और remains of the digestions का store होता है। फिर time to time the body need to remove from the body, क्योंकि अगर इसे store करते हैं कोई भी चीज अगर हम बॉडी में स्टोर करके रखते हैं that becomes toxic। तो उसी तरह से इस स्टूल को भी, इस फीसेस को भी बॉडी से रिमूव किया जाता है and it is removed through the openings that is called anus. Anus जो है, anus के जरिए इस remains और undigested food को हम लोग बॉडी से रिमूव करते हैं and we keep the body healthy. So this was the digestive system in the human beings. इसमें कुछ चीजें हैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। फॉर एग्जांपल कि किसी क्लास में शायद मैंने जिक्र किया है कि the stone formation happens in our body only in 3 parts. ऐसे हम लोग कभी-कभी जो लोग जिनके पास नॉलेज नहीं हो पाता है वो सिंपली कह देते हैं कि स्टमक में एसिड हो गया है, पेट में एसिड हो गया है, सॉरी नॉट स्टमक, पेट में एसिड हो गया। तो पेट उनका कहने का मतलब होता है कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल आप कह लो, लेकिन बॉडी में इससे 3 जगह ही स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है एंड द फर्स्ट वन इज दिस गॉल ब्लैडर। क्योंकि गॉल ब्लैडर बाइल जूस को वहां पे कार्बोनेट आयंस वगैरह हैं तो उनके डिपोजिशन से, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो उनका शेप जो है वो बड़ा हो जाता है, जो सॉलिड हो जाता है और उसको हम लोग स्टोन कहते हैं। ये जब इस गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ भी सर्जिकल ऑपरेशन होता है और गॉल ब्लैडर को ही हम लोग रिमूव कर देते हैं। गॉल ब्लैडर जो है फ्यूचर में फिर हमारा बॉडी रीजनरेट नहीं कर पाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर स्टोन का साइज बहुत छोटा है तो ये जो यहाँ से हम लोगों का जो कॉमन बाइल डक्ट है ये उससे होते हुए कभी कभी वो इस डिओडेनम में आ जाता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू डिओडेनम। तो दैट कंडीशन वाज वेरी पैथेटिक एंड दैट इज पेनफुल। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है, अगर वो एलिमेंट्री कैनाल में आ गया तो स्टोन जो है बहुत इजीली निकल जाता है, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ आने का प्रोसेस जो होता है, जो टाइमिंग होता है, दैट इज वेरी पेनफुल। नेक्स्ट जो है वो बनता है हमारे किडनी में स्टोन बनता है और जो लास्ट है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ये 3 को छोड़कर बॉडी में कहीं भी स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में था, तो एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल में था तो वो आया कहाँ से होगा, वो गॉल ब्लैडर से आया होगा। स्टोमक में हमारा स्टोन हो नहीं सकता है क्योंकि वहां पर एसिड है विच डिसॉल्व्स whatever the kind of stones are present there, तो इसलिए स्टोमक में स्टोन होने की वजह नहीं होती है। So this was the complete digestive systems in the human body. अब हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास, that is respiration.